हेलो गाइज, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का क्लास 12 के सेकेंड बुक से हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, सो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में पढ़ना है तो दो तीन जो बेसिक चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजों में जान जाते हैं कि जो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है, इसमें जो समूह जुड़ता है उसे कहते हैं हैलोजन समूह। तो आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हैलोजन समूह किसे कहते हैं। तो हैलोजन समूह की बात की जाए तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो ग्रुप नंबर 17 के जितने भी तत्व हैं वो सभी हैलोजन हैलोजन तत्व कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को पढ़ना है। अब आपको पता होना चाहिए कि इस हैलोजन समूह को हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एक्स से। तो जहां भी हमें इस चैप्टर में हैलोजन समूह को दिखाना होगा, हम कैपिटल एक्स से इसे प्रदर्शित करेंगे। ओके, इसी के साथ एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि एलिफैटिक यौगिक क्या होते हैं। एलिफैटिक यौगिक क्या होते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं कि जिसमें कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो खुली श्रृंखला होती है, यानी कार्बन की खुली श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये श्रृंखला जो है, यह जो श्रृंखला है वो कैसा है जी? वो खुली श्रृंखला है। तो चलिए एक और जान जाते हैं, एक और बेसिक चीज कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं। एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक होते हैं यानी कार्बन की बंध श्रृंखला। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो कार्बन की बंध श्रृंखला या बंध श्रृंखला को, जरूरी नहीं कार्बन की हो, तो बंध श्रृंखला को हम लोग क्या कहेंगे जी? बंध श्रृंखला को हम लोग कहेंगे एरोमेटिक। जैसे आपने बेंजीन के बारे में तो जानते ही होंगे। तो ये रहा आपकी बेंजीन की संरचना। आप देख रहे होंगे ये जो बेंजीन है एक रिंग बनाता है, एक वलय बनाता है, एक बंद रिंग की संरचना करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक यौगिक। इस चैप्टर को पढ़ने में कम से कम बेसिक आपको हैलोजन समूह पता होना चाहिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको हम लोग इस पूरे समूह को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इतना पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि एलिफैटिक यौगिक यानी कार्बन की खुली श्रृंखला को, जैसे हमने ये श्रृंखला लिखा, ये श्रृंखला पूरी तरह से क्या है जी? खुली हुई है, इसको एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। एरोमेटिक यौगिक यानी कार्बन की जो श्रृंखला होगी वो कैसी होगी? बंद होगी, एक वलय बनाएगी, एक बंद क्या बनाएगी? रिंग बनाएगी, तो उसे हम कहते हैं एरोमेटिक यौगिक। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन किसे कहते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और आप हम जानेंगे कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन किसे कहते हैं। सिंपली अगर मैं कहूं हेलो एल्केन, आपको तो सबसे पहले एक चीज याद रखनी चाहिए कि अगर आप कार्बनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, उनके दो नाम होते हैं, एक IUPAC नाम होता है और दूसरा सामान्य नाम होता है। इसी हेलो एल्केन का जो सामान्य नाम होता है उसे हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं जी? एल्किल हैलाइड। पूरे चैप्टर में
हम इसको दोनों नाम से भी बुला सकते हैं, कभी हेलो एल्केन के भी नाम से बनाएंगे, कभी एल्किल हैलाइड के नाम से भी बनाते हैं। तो कब इसे हेलो एल्केन कहते हैं और कब इसे हेलो एरीन कहते हैं, तो उसके लिए मैं सिंपली लिखूंगा कि जब हम क्या करते हैं, हैलोजन समूह को क्या करते हैं जी, हैलोजन समूह को, हैलोजन समूह जब क्या होता है, हैलोजन समूह जब जुड़ जाता है एलिफैटिक यौगिक से, एलिफैटिक कंपाउंड से, तो जब क्या होता है कि एलिफैटिक कंपाउंड से जुड़ता है तो किसकी संरचना बनाता है, क्या बनाता है, एलिफैटिक यौगिक से जुड़ता है या एलिफैटिक श्रृंखला से जुड़ता है, तो उसे हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन। एकदम सिंपली समझिएगा कि जब हैलोजन समूह जिसे हमने एक्स से अभी प्रदर्शित किया था वह कार्बन की खुली श्रृंखला से इस तरह की श्रृंखला से जुड़ता है, तब उसे हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन, या इसका दूसरा नाम होगा एल्किल हैलाइड। तो चलिए मान लीजिए यहां पर जब क्या होगा, कभी भी हैलोजन समूह जुड़ेगा ना, तो इस एल्केन, इस एलिफैटिक समूह से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, निकाल देगा। अगर मान लीजिए यहां से अगर एक क्लोरीन को जोड़ना होगा तो इस पूरी श्रृंखला में से एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, निकाल देगा और तब जुड़ेगा। तो ये जब जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा CH3 CH2 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 और फिर जो जुड़ेगा Cl। देखिए यहाँ पे H कितने हैं, 3 2 5 2 7 3 10, और जब क्लोरीन जुड़ा तो 3 2 5 2 7 और 2 9। तो कभी भी क्लोरीन जुड़ता है, कभी भी क्या होता है, कभी भी हैलोजन समूह जुड़ता है तो हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, निकाल देता है और जुड़ता है, तो ऐसे यौगिक को हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हेलो एरीन किसे कहते हैं, ठीक है। सो हेलो एरीन के बारे में भी जान लेते हैं कि जब क्या होता है, जब हैलोजन समूह किससे जुड़ेगा, एरोमेटिक यौगिक यानी बेंजीन से जुड़ेगा, तब उसे कहते हैं हेलो एरीन या एरिल हैलाइड। तो चलिए हम जान जाते हैं, हेलो एल्केन हमने लिख लिया, अब हम समझते हैं कि हेलो एरीन क्या होता है। हेलो एरीन, सो हेलो एरीन होता है कि जब हैलोजन समूह किससे जुड़ेगा, एरोमेटिक यौगिक से। अभी मैंने आपको बता दिया कि एरोमेटिक यौगिक क्या होता है, एरोमेटिक वलय से जुड़ता है या यौगिक से जुड़ता है तो ये किसका निर्माण करता है, तब इसे हम कहते हैं हेलो एरीन, और जिसका सामान्य नाम होता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन का सामान्य नाम एल्किल हैलाइड, हेलो एरीन का सामान्य नाम एरिल हैलाइड होता है, और इसमें क्या होता है, हैलोजन समूह एलिफैटिक यौगिक यानी कार्बन की खुली श्रृंखला से जुड़ते हैं, जैसे अभी हमने ये वाला बताया। हैलोजन समूह में ये एरोमेटिक वलय यानी बेंजीन से जुड़ते हैं, तब इसको हेलो एरीन या एरिल हैलाइड कहा जाता है। तो आपको पता है कि बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6। तो चलिए बना लेते हैं एक बार। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गया, और इसके साथ हमने जोड़ दिया 6 ही हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए, 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब इसको हमने क्या करना है, सेटिस्फाई करने के लिए हमने इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो ये मैंने बना दिया। जब इससे क्लोरीन जुड़ेगा, जब इससे कोई भी हैलोजन समूह जुड़ेगा, अभी मैंने क्लोरीन लिखा है, तो यहां से एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, और तब हो जाएगा इसकी श्रृंखला CH 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 CH, और यहां से एक जो होगा H निकल जाएगा, तो C6H6, और इसका होता है C6H5Cl। अब काउंट कर लीजिए,
1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5। तो याद रखिए कि हेलो एल्केन या चाहे हेलो एरिन में हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन को क्या करता है, निकाल देता है और हाइड्रोजन समूह जुड़ जाता है, तब इसे हेलो एल्केन और तथा जब बेंजीन से यही जुड़ता है तो हेलो एरिन कहते हैं, जिसका सामान्य नाम एल्किल हैलाइड और तथा हेलो एरिन का सामान्य नाम एरिल हैलाइड होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो नाम है इसके आईयूपीएसी नाम और सामान्य नाम दोनों नाम भी आप याद रखें। हेलो एरिन का आईयूपीएसी नाम और ये सामान्य नाम दोनों भी याद रखें। वेरी क्लियर। सो अब बात ये आती है कि सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन पढ़ने का मतलब क्या है, इससे हमें क्या फायदा है, इससे हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है, हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो चलिए उससे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि हेलो एल्केन में जो होता है इसमें कार्बन की sp3 संकरण होती है। तो संकरण में बस मैं इतना ही बता जाता हूं कि जब क्या होता है कि एस उपकोष का एक कक्षक और पी उपकोष के 3 कक्षक मिलते हैं तो संकरण जो बनता है sp3 होता है। तो जितने भी हेलो एल्केन होते हैं वो sp3 संकरण होते हैं तथा हेलो एरिन जो होता है वो sp2 संकरण होता है। और इसमें भी हेलो एल्केन जो होता है एलिफैटिक यौगिक होते हैं sp3 संकरण और हेलो एरिन sp2 संकरण होता है। ठीक है, क्लियर है। अभी चलते हैं और जान लेते हैं कि इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं और आगे बढ़। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हेलो एरिन तथा हेलो एल्केन है इनका प्रयोग जो है, इनका उपयोग जो है हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण प्रयोग है, क्योंकि इनका उपयोग सबसे पहले तो चिकित्सा में होता है। इनका प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोग है कि चिकित्सा में होता है। वेरी क्लियर। सो चिकित्सा में कहां कहां होता है, सो आपको बता दूं कि इनका सबसे पहला है कि क्लोरोक्विन। आपको पता होगा क्लोरोक्विन जो है इसका उपयोग जो होता है मलेरिया के इलाज में होता है, मलेरिया के उपचार में, मलेरिया के उपचार में होता है। एक ऐसे ही एक और दवा है क्लोरैम्फेनिकोल। इसका उपयोग टाइफाइड में होता है, टाइफाइड के इलाज में होता है एंटीबायोटिक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में होता है टाइफाइड के इलाज में। ठीक है, वैसे ही आपको पता होगा कि हेलोथेन, हेलोथेन का प्रयोग होता है कैसे, ऑपरेशन वगैरह में, जो क्या होता है, जो शल्य चिकित्सा होता है, यानी ऑपरेशन में निश्चेतक के रूप में, यानी बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये कैसा होता है, इसमें आयोडीन स्रावित करता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति करता है। किसकी जी, आयोडीन की पूर्ति करता है। आपको पता है कि आयोडीन की कमी अगर हो जाती है, इसकी कमी होती है तो हमें घेंघा रोग होता है, जिसको हम गलगंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलगंड बोलते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ इस हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का उपयोग किसी कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण में, कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग होता है। फिर से समझिएगा।
तो हमने कहा हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि सबसे जो मेन यूज है इसका चिकित्सा में होता है। क्लोरोक्विन नाम की दवा है जो मलेरिया के उपचार में होता है। इसी दवा का इस्तेमाल हमारे जो कोविड के टाइम पर भी काफी हुआ था। साथ ही साथ क्लोरैम्फेनिकोल इसका उपयोग होता है टाइफाइड में एक एंटीबायोटिक के रूप में। हेलोथेन है, इसका उपयोग होता है ऑपरेशन के समय, जब हमें क्या पड़ता है, हमें पेशेंट को क्या करना पड़ता है, बेहोश करना होता है, तो निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है। और थायरॉक्सिन जो होती है हमारे शरीर में रिलीज होने वाली हार्मोन है जो हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति करती है। अगर यही आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग होता है जिसे हम गलघंट के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ साथ कार्बनिक यौगिकों को बनाने में यानी संश्लेषण करने में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी किसका प्रयोग होता है, हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन का प्रयोग होता है। सो आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमें हैलो एल्केन और हैलो एरिन क्यों पढ़ना चाहिए, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है। तो चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं इसको। ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। अब हमें पता है कि किसी भी चीज को अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो हम हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन का वर्गीकरण कर लेते हैं कि किस आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे जो पहले जो वर्गीकरण होता है वो संख्या के आधार पे। तो सबसे पहले हैलोजन की संख्या के आधार पे वर्गीकरण, हैलोजन के संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए हम इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। कह रहे हैं कि जब कार्बन से क्या होता है, जब कार्बन से कोई एक हैलोजन समूह जुड़ा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। क्या कहते हैं, मोनो हैलो एल्केन। जब कार्बन से क्या होता है, जब कार्बन से या किसी कार्बन की श्रृंखला से दो एक्स समूह यानी दो हैलोजन समूह जुड़े होते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं, तब हम इसे कहते हैं डाई, तब इसे हम कहते हैं डाई हैलो एल्केन। ठीक है, जब कार्बन से क्या होता है, जब कार्बन से क्या होता है, कार्बन से तीन हैलोजन समूह होते हैं तब इसे कहा जाता है ट्राई हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में कर देता हूं। ठीक है, CH3, चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूं। CH3 CH2X CH2X तो हमें देख रहे हैं कि इसमें हमें इस वाले में हमें क्या हो रहा है जी, इस वाले में केवल एक हैलोजन समूह है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मोनो हैलो एल्केन कहेंगे। इस श्रृंखला में दो हैलोजन समूह है तो इसको डाई हैलो एल्केन कहेंगे। और इस वाली श्रृंखला में तीन हैलोजन समूह है इसलिए इसको क्या कहेंगे, ट्राई हैलो एल्केन कहेंगे। अगर यही चीज क्या होता है, यही चीज अगर एरिल समूह के साथ यानी एरिन के साथ जुड़ जाता है तब इसे क्या कहेंगे। सो अगर मान लीजिए बेंजीन में अगर क्या होता है, एक एक समूह होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनो हैलो एरिन। क्या कहेंगे, मोनो हैलो एरिन कहते हैं। इसी के साथ अगर बेंजीन में क्या हो, दो समूह जुड़ जाए तब इसे कहते हैं डाई हैलो एरिन। डाई का मतलब क्या होता है, दो। और अगर तीन समूह जुड़ जाए, तीन हैलोजन समूह जुड़ जाए तो इसको कहते हैं ट्राई हैलो एरिन। और अगर तीन से भी ज्यादा हो जाए तो उसको पॉली हैलो एल्केन या पॉली
हैलोएरिन कहा जाता है। फिर से समझिए कि हैलोजन के संख्या के आधार पे अगर एक हैलोजन समूह है तो उसको मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, या इसी तरह हम पॉली हैलोएल्केन या पॉली हैलोएरिन कहते हैं। तो ये तो हो गया, आपको संख्या के आधार पे आपने वर्गीकरण किया कि कितने हैलोजन समूह कार्बन की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब चलिए इसका वर्गीकरण एक और आधार पे किया जाता है कि जो कार्बन जो है जिससे हैलोजन समूह जुड़ा है वो क्या sp3 संकरण है कि sp2 संकरण है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। आप चाहिए तो इसको लिख लीजिए। चलते हैं। अब हम इसका संकरण के आधार पर कि जो कार्बन जो है X से जुड़ा है, मतलब हैलोजन समूह से जुड़ा है, तो इस कार्बन का संकरण कैसा है, तो sp3। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, sp3CX जो आबंध होगा इसको देखेंगे। sp3CX आबंध के आधार पर हम इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है हैलोएल्केन। सबसे पहले क्या आता है जी, हैलोएल्केन। हैलोएल्केन जिसको मैंने पहले ही बताया था कि इसका सामान्य नाम होता है एल्किल हैलाइड। तो मैंने बोला था कि आप दोनों भी नाम इसका याद रखें। एल्किल हैलाइड को हम लोग एक दूसरे रूप RX के रूप में भी दिखाते हैं, जहां पर R जो होता है एल्किल समूह होता है। R क्या होता है, एल्किल समूह होता है। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो एल्किल बन जाता है, और एल्किल समूह को हम किससे डिनोट करते हैं, R से, और हैलोजन समूह को X से। तो इस एल्किल समूह को हम एक फॉर्मूला द्वारा भी दिखाते हैं कि CnH2n+1 और इससे जुड़ा होता है X समूह। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि n जहां पे हमें क्या दिखाता है, n इक्वल टू कोई भी संख्या है, 1 2 3 4 कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम n की जगह पे 1 रख लेते हैं। तो C और n की जगह पे हमने रखा 1, H के पास 2 है, 2 का n से गुणा यानी 1 से गुणा, प्लस उसमें 1 और उससे हैलोजन समूह जुड़ा होगा। तो C 1 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, CH 2 into 1 और प्लस 1, 2 एकम 2 और 1 3 यानी CH3X। तो इसको क्या कहते हैं, इसको मेथिल हैलाइड कहेंगे। वो जब हम नामकरण करेंगे तो बहुत डिटेल करेंगे। ठीक है, तो ये जो CH3 है इसी को यहाँ पे किससे दिखाया गया, R से। इसी को हम कहते हैं एल्किल समूह। एक और ट्राई कर लेते हैं। N की जगह पे अब की बार हम 2 रख देख लेते हैं। तो N की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2, H की जगह पे 2 और इंटू N की जगह पे क्या होगा 2 और प्लस 1 और इससे जुड़ा होगा X समूह। तो इसको जब हम करेंगे तो C कितना होगा 2, H कितना है 2 दूना 4 और 1 5, तो C2H5 और इससे जुड़ा होगा X। तो यहाँ पे C2H5 भी R समूह, यानी जो भी आएगा उसे R समूह कहेंगे। तो R और X के बीच में क्या होता है, R और X के बीच में आबंध होता है। अब कह रहा है कि जो हैलोएल्केन तथा एल्किल हैलाइड होते हैं इसमें हैलोजन समूह जो होगा, हैलोजन समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है। कह रहे हैं कि हैलोएल्केन तथा एल्किल हैलाइड में जो X समूह होता है यानी जो हैलोजन समूह होता है हमेशा कैसे जी, sp3 संकरण का जो कार्बन होगा उससे जुड़ा होगा, तब इसे हम कहेंगे हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड। वेरी क्लियर। चलिए अब इसी के आधार पे इसको हम फिर से आगे और वर्गीकरण करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के रूप में। तो आपने ये लिख लीजिएगा और अब इसको वर्गीकरण कर देता हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या होता है। तो देखिएगा, जब कार्बन से जिससे हैलोजन जुड़ा हो, जब जिस हैलोजन से यानी जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा उस कार्बन से केवल एक एल्किल समूह हो तो इसको कहते हैं 1 डिग्री या प्राथमिक। इसे क्या कहते हैं जी,
प्राथमिक। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब इस कार्बन से जिससे हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन से दो आर समूह, एल्किल समूह आर और आर डबल डैश जुड़ा हो, तब इसको कहते हैं द्वितीयक, 2 डिग्री यानी द्वितीयक। और फिर से हम लिखते हैं कि जब जिससे X यानी हैलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा है उससे 3 R एल्किल समूह जुड़ते हैं, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश, तो इसे कहते हैं तृतीयक। और ध्यान से समझिएगा, फिर से समझिए, ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये C जो हमारा क्या हो गया, वो हो गया कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा है। उससे जब क्या होगा, एक एल्किल समूह जुड़ा होगा तो कहेंगे प्राथमिक। जब इसी कार्बन से दो एल्किल समूह जुड़ा होगा तो कहेंगे द्वितीयक। और जब इसी कार्बन से 3 एल्किल समूह आर डबल डैश और आर ट्रिपल डैश जुड़ा हो तो इसे कहते हैं तृतीयक। तो आपको आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और अगला हेडिंग है हमारा एलिलिक हैलाइड। तो चलिए हम वर्गीकरण में ही पढ़ रहे हैं और sp3 वर्गीकरण में ही अगला हेडिंग आता है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड इसमें कह रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच, जो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हो वो कैसा होना चाहिए, sp3 संकलित हो और उससे हैलोजन जुड़ता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एलिलिक हैलाइड। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से sp3 कार्बन से जब अगर हैलोजन बंध जुड़ा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एलिलिक हैलाइड। गाइस फिर से समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूं। sp3 का मतलब होता है कार्बन जो होता है चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और उससे जुड़ने वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3, और उससे अगर हैलोजन समूह जुड़ता है तो इसे कहते हैं एलिलिक हैलाइड। ठीक है, वेरी क्लियर। अगला हेडिंग होता है बेंजिलिक, बेंजिलिक हैलाइड। अगला क्या होता है, बेंजिलिक हैलाइड। कह रहे हैं कि जब बेंजीन में, किसमें जी, बेंजीन में कोई sp3 कार्बन जुड़ा हो, कैसा जी, sp3 कार्बन, हम sp3 की बात कर रहे हैं फिर से, कि जब बेंजीन से कोई sp3 कार्बन जुड़ा हो और इस कार्बन से जब क्या हो, हैलोजन जुड़े, तब इसे कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। ध्यान देना, यहाँ हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ रहा है, हम कह रहे हैं कि जब बेंजीन से कोई कार्बन हो तो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 संकरित जुड़ा हो और उससे क्या हो, हैलोजन समूह जुड़े, तो उसे कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। अब इस बेंजिलिक हैलाइड में भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में हम लोग क्या करते हैं जी, आगे फिर से वर्गीकरण करते हैं। तो चलिए हम इसको फिर से वर्गीकरण करें। जब बेंजीन समूह से क्या जी, जब बेंजीन समूह कार्बन से, ठीक है, क्या हो, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। जब बेंजीन के जुड़े कार्बन में, जब बेंजीन से जुड़े कार्बन में एक आर समूह जुड़ा हो, एक आर समूह जुड़ा हो, तब इसे कहते हैं 2 डिग्री। ठीक है, और जब बेंजीन से जुड़े sp3 कार्बन, किसमें जी, sp3 कार्बन में दोनों तरफ क्या हो, R तथा R डैश जुड़ा हो और उससे X जुड़ा हो, तो इसे कहते हैं तृतीय। गाइस फिर से ध्यान देना कि जब क्या होगा, जब sp3 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो बेंजीन में तो उसे 1 डिग्री, और जब कार्बन से एक एल्किल समूह भी जुड़ा हो, एक एल्किल समूह, तो 2 डिग्री, और जब कार्बन से 2 क्या हो, एल्किल समूह जुड़ा हो, तब इसे कहते हैं 3 डिग्री, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब बात कर लेते हैं कार्बन
तथा हैलोजन के बीच sp2 संकरण में वर्गीकरण। ठीक है, अभी हमने अब तक हमने क्या पढ़ा था, इसमें भी हमने sp3 पढ़ा था, इसमें भी हमने देखा कि sp3 संकरण होता है। इससे पहले भी हमने एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन देखा, उसमें भी देखा कैसे संकरण होता है sp3। अब आगे बात करते हैं sp2 संकरण का। ठीक है, कि जब हैलोजन जो हो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो तब इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तब इसमें पहला आता है वाइनिलिक हैलाइड। पहला क्या होता है, वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड कहता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और इस कार्बन से डायरेक्ट एक्स जुड़े, यानी हैलोजन समूह जुड़े, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और उससे सीधे तौर पे इस sp2 संकरित, ये जो कार्बन होगा कैसा होगा, sp2 संकरित कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़े, एक्स समूह जुड़े, तब इसे कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और उससे डायरेक्ट हैलोजन समूह जुड़े तब इसे कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड, और ये कार्बन जो होता है sp2 संकरित होता है। चलिए इसका दूसरा हम लोग देख लेते हैं। इसका दूसरा जो होता है एरिल हैलाइड होता है। क्या होता है जी, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड में क्या रहा है कि जब बेंजीन में ये, इसमें आपको पता है बेंजीन में सारे क्या होते हैं, जितने भी कोने कार्बन होते हैं, तो बेंजीन में जब sp2 संकरित कार्बन से डायरेक्ट हैलोजन समूह जुड़ता है तो उसे एरिल हैलाइड कहते हैं। तो आपको पता है कि इसमें डायरेक्ट क्या कर रहा है, इसमें जो हैलोजन समूह होगा डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ेगा तो इसे एरिल हैलाइड कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, वाइनिलिक हैलाइड में जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और इस डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन sp2 संकरित कार्बन से हैलोजन समूह जुड़ता है तो इसे वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। एरिल हैलाइड में जो बेंजीन होता है उस बेंजीन से डायरेक्ट एक्स समूह यानी हैलोजन समूह जुड़ता है तो उसे एरिल हैलाइड कहते हैं। इसमें जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, sp2 संकरित होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन की नाम पद्धति, इसका नामकरण कैसे। आपको पता है कि नाम पद्धति में दो तरह से नामकरण होता है, एक होता है सामान्य नाम और एक होता है IUPAC नाम। तो चलिए हम देख लेते हैं सामान्य नाम कैसे लिखेंगे और IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं IUPAC नेम और यहाँ पे हो जाता है सामान्य नाम। बहुत आसानी से समझिएगा। हमने सबसे पहले हम किसका वर्गीकरण नामकरण करेंगे तो हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन हमने बताया था कि हेलो एल्केन जो होता है IUPAC नाम होता है और इसी का सामान्य नाम होता है एल्किल हैलाइड। बहुत शुरू में ही आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। सो हम क्या करते हैं कि जो एक्स समूह होता है, कौन सी जी, जो एक्स समूह होता है, एक्स का मतलब अभी हमने बताया था क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो चलिए इसमें से हम इसका नाम, इसको जब IUPAC नाम होता है तो इसको हम पूर्व लग्न की तरह यूज करते हैं। पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स की तरह, यानी पहले लगता है। और एल्केन समूह को हम लोग क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। पूर्व लग्न का मतलब होता है जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, श्री रमेश, श्री रमेश सिंह। सो ये नाम हो गया मेन नाम और ये क्या हो गया, प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न हो गया। और ये क्या हो गया, पीछे लगने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सफिक्स यानी फर्स्ट लग्न आप कह सकते हैं, पीछे लगने वाला। ठीक है, इसको प्रीफिक्स, इसको सफिक्स। एक नाम के पहले लगता है, एक नाम के बाद लगता है। तो जितने भी हैलोजन समूह है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, IUPAC नाम में पूर्व लग्न लगते हैं यानी पहले लगाए जाते हैं, एल्केन से पहले, हैलो के रूप में।
तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, फ्लोरो। क्लोरीन को क्या लिखेंगे, फ्लोरो। क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोरो, आधा नाम ही आता है। ब्रोमीन को क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और आयोडीन को क्या लिखेंगे, आयोडो। वेरी क्लियर। और यही एल्केन की जगह पर क्या होता है, आपको पता है कि जब कार्बन एक होता है तो क्या लिखते हैं, मेथेन। जब कार्बन कितना होता है, दो होता है तो क्या लिखते हैं, एथेन। जब कार्बन तीन होता है तो क्या लिखते हैं, प्रोपेन। और जब कार्बन चार होता है तो क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। ऐसे आपको पता है 10 तक होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉनेन, डेकेन। सो इसी के आधार पर हम इसका नामकरण करेंगे। तो चलिए मैं एक यौगिक लिखता हूं और आप उसका नामकरण करिए। तो ये देखिए CH3 और Cl, मैंने एक यौगिक लिखा CH3 Cl। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्लोरीन जुड़ा है तो पहले क्या लिखा जाएगा, क्लोरो। अच्छा, क्लोरो के बाद इसमें कितने कार्बन है, तो एक कार्बन थे। एक कार्बन को क्या लिखते हैं, मेथेन। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मेथेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि इनमें से कौन सा जुड़ा है, यानी हाइड्रोजन ग्रुप में हम देखेंगे कौन सा जुड़ा है। तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा था तो क्लोरीन के बदले में क्या लिखा गया, क्लोरो। और अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथेन, क्लोरो मेथेन। चलिए ऐसे ही एक दूसरा लिख लेता हूं, CH3, CH2 और Br। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे कौन सा जुड़ा है, Br। तो Br को क्या लिखते हैं, ब्रोमो। तो सबसे पहले लिख लेंगे ब्रोमो। और कितने कार्बन है, एक और दो, दो को हम लोग क्या लिखते हैं, एथेन। तो ब्रोमो एथेन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। चलिए अब इसी का हम लोग क्या कर लेते हैं, सामान्य नाम लिख लेते हैं। तो सामान्य नाम में क्या होता है, जो भी ये कार्बन होते हैं, अगर कार्बन एक हो गया तो इसको कहा जाता है मेथिन। किस में बदल जाता है, मेथिल में, यानी एल्किल समूह होता है। C2 होगा तो क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। और C3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। C4 हो जाएगा तो ब्यूटिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेथेन था वो यहाँ पे मेथिल हो जाएगा, एथेन था एथिल हो जाएगा, प्रोपेन था प्रोपिल हो जाएगा, ब्यूटेन था ब्यूटिल हो जाएगा। और यही क्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। अगर F है तो क्लोराइड हो जाएगा। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। अगर Br है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। अगर I है तो आयोडाइड हो जाएगा। इसके हिसाब से चलिए कर लेते हैं। इसके हिसाब से इसका सामान्य नाम क्या होगा, तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथिल। और क्लोरीन है तो क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अगर इसमें देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें मेथिल पूर्वलग्न लिखा जाएगा। तो एक दो, दो है तो दो को क्या लिखते हैं, एथिल। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। और इससे क्या, Br जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, तो ब्रोमीन को क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। तो आप, आई होप इसको आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि नामकरण कैसे करते। फिर से समझिएगा, हम IUPAC नाम में जो भी हाइड्रोजन समूह होता है उसको पूर्व लग्न, यानी इसके एल्केन के पहले लिखते हैं। जैसे एल्केन में हैलो पहले लगा है, वैसे इन सबको पहले लिखते हैं। और इनका छोटा फॉर्म होता है फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो और आई का आयोडो लिखते हैं। उसके बाद से कार्बन की संख्या के आधार पर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन को उसके बाद लिखा जाता है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा CH3Cl। तो Cl क्या है, एक है, तो एक को क्या लिखें, क्लोरो। और C कितना है, एक है, तो एक को हम लोग क्या कहते हैं, मेथेन। तो क्लोरो मेथेन इसका नाम हो जाएगा। और इसी का जब हम सामान्य नाम लिखेंगे तो मेथेन यहाँ पे क्या हो जाता है, मेथिल में बदल जाता है। और क्लोरो यहाँ पे क्लोराइड में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, यानी एल्किल हाइलाइड के रूप में लिखा जाता है। वैसे ही जब इसमें आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमीन का क्या होता है, ब्रोमो। और कितने कार्बन है, तो एक और दो, तो क्या होगा, ब्रोमो एथेन।
इसमें जब आएंगे तो दो कार्बन को एथिल कहा जाता है, तो एथिल और इससे क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन में क्या होता है, ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड हो जाता है। एक दो और नाम लिख के बता देता हूं, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। मान लीजिए CH3, CH2, CH2 और मैं क्या जोड़ दूं, ब्रोमीन। इसका सामान्य भी नाम भी लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले IUPAC नाम लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि ब्रोमीन जुड़ा है, तो हमने जिधर जुड़ा होता है वहां से काउंट करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया, तो बाद में देखेंगे। पहले ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमीन का क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्रोमो। अब कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोपेन, तो ब्रोमो प्रोपेन। वेरी क्लियर। अब इसी का क्या करेंगे, जब सामान्य नाम लिखेंगे तो सामान्य नाम में जो एल्किल समूह होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो 3 प्रोपेन का क्या हो जाता है, प्रोपिल, तो क्या हो जाएगा जी, प्रोपिल, और उसके बाद से ब्रोमाइड। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक काम और करते हैं, अगर इसके किस वाले कार्बन से हैलोजन समूह जुड़ता है, उसके लिए हम IUPAC नाम में क्या कर देते हैं जी, IUPAC नाम में हम लोग उस पे नंबरिंग डाल देते हैं कि कितने नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है। तो अगर यहाँ पे 1 नंबर पे जुड़ा है तो 1 नंबर पे 1 ब्रोमो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और 1 2 लिख के देख लेते हैं। ठीक है, दोनों का हम लोग क्या करते हैं, सामान्य नाम लिख देते हैं और IUPAC नाम। तो इसमें देखिए 1 2 3, तो हम चाहे किधर से भी गिने तो हमें 1 2 3, यानी हमारा जो ब्रोमीन होगा कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे। तो 1 2 3, इधर से भी गिनेंगे तो ब्रोमीन 2 नंबर पे आएगा, और इधर से भी गिनेंगे तो ब्रोमीन 2 नंबर पे आएगा। तो तब इसका नामकरण करेंगे, तो ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को क्या लिखेंगे, ब्रोमो। ब्रोमो जुड़ा कितने नंबर कार्बन से है, तो 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, और 1 2 3, 3 है तो 3 को क्या कहते हैं, प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। वेरी क्लियर। जब इसका हम लोग क्या करते हैं, जब इसका हम लोग सामान्य नाम लिखते हैं तो कभी भी ध्यान रखिएगा, कार्बन से अगर कोई ब्रांच निकले तो सेकेंड कार्बन से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं आइसो। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो, आइसो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब हम काउंटिंग करेंगे तो इधर से करेंगे 1 2 3, ये ब्रांच है तो ये छूट जाएगा, या तो हम ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3, तो ये वाला छूट जाएगा, तो हम सीधा ब्रांच को लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 1 नंबर में ब्रोमीन जुड़ा है तो 1 ब्रोमो, और कितने कार्बन है सीधी श्रृंखला में, 1 2 3। तो हाँ 1 ब्रोमो तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें मेथिल समूह यानी R समूह दिख रहा है, तो कितने नंबर से जुड़ा है, 2 नंबर से, तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल, और क्या है 1 2 3 यानी प्रोपेन। ओके, जब इसी का सामान्य नाम लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब 10 दूसरे वाले कार्बन से क्या होता है, कोई भी ब्रांच जुड़ता है तो उसको क्या गिनते हैं, आइसो कहा जाता है। तो तब हम इसको कहेंगे 1 2 3 4, यानी 4 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटिल। सो आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके साथ साथ हम आगे लिख लेते हैं। आगे हम लिखते हैं कि एरोमेटिक बेंजीन का नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, बेंजीन समूह से यानी एरोमेटिक समूह से क्या हो, अगर हैलोजन समूह जुड़ा हो तो उसका नाम पद्धति कैसे कहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जब हेलोएरिन से, हेलोएरिन यानी बेंजीन समूह से हैलोजन समूह जुड़ा होता है, तो हेलोएरिन का IUPAC नाम तथा सामान्य नाम एक ही होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारा बेंजीन, और बेंजीन से हमने क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन,
तो इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो बेंजीन। क्या नाम होगा? ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो आएगा, और क्या है इसको हम कहते हैं बेंजीन, तो ब्रोमो बेंजीन। इसका सामान्य नाम भी क्या होगा? ब्रोमो बेंजीन। लेकिन कह रहा है कि जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, तो क्या करेंगे? अगर एक से ज्यादा हैलोजन ग्रुप जुड़े हों तो उसको क्या करेंगे? उसको हम लोग नंबरिंग दे देते हैं कि कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा है। तो कह रहा है कि आईयूपीएसी नाम लिखते वक्त क्या हो? एक से अधिक एक्स समूह के लिए संख्या लिखते हैं। संख्या मतलब कौन से कार्बन से जुड़ा है। तथा अगर दो कार्बन जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सामान्य नाम में ऑर्थो, ठीक है, मेटा तथा पैरा का यूज होता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो जैसे हमने मान लिया कि ये क्या हो गया? बेंजीन हो गया, और बेंजीन से अगर क्या होगा? यहां से दो ब्रोमीन जुड़ा हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा, पहले तो हम इसका नंबरिंग कर लेंगे, तो 1 नंबर ए, 2 नंबर ए, 3 नंबर ए, 4 नंबर ए, 5 नंबर ए, 6 नंबर। तो 1 और 2 पे क्या जुड़ा है? ब्रोमीन जुड़ा है। तो इसको लिखेंगे 1,2 ब्रोमो, मतलब 1 और 2 कार्बन पे ब्रोमो जुड़ा है, और इस पूरी श्रृंखला को कहते हैं बेंजीन। सो 1,2 ब्रोमो बेंजीन। जब 1 और 2 पे कोई भी समूह जुड़ा हो, सो 1,2, क्योंकि ब्रोमीन 2 है तो इसे हमें क्या लिखेंगे? 1,2 और 2 होता है तो क्या लिखते हैं? डाई ब्रोमो लिखते हैं, डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है? जब इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो जब 1 और 2 पे कोई भी समूह जुड़ा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं जी? ऑर्थो। अब बाकी का सारा नाम यही होगा, डाइब्रोमो बेंजीन। तो ध्यान देना कि जब बेंजीन से एक कार्बन नंबर 1 और 2 पे कोई भी जुड़ा होता है तो उसे ऑर्थो कहते हैं, इसे ओ से दिखाया जाता है। चलिए, जब बेंजीन से क्या होगा जी? जब बेंजीन से यहां और यहां पर मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा है, क्या जुड़ा है जी? क्लोरीन। तब इसका नाम क्या होगा? तो इसका पहले तो हम लोग क्या कर नंबरिंग कर लेते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो आप देखिए कितने कितने पे क्लोरीन जुड़ा है? 1 नंबर पे और 3 नंबर। तो इसका नाम क्या होगा? 1,3, यानी 1 नंबर कार्बन पे और 3 नंबर कार्बन पे क्लोरीन कितना है? तो 2 है, तो 2 को क्या लिखते हैं? डाई। और क्लोरो क्या लिखेंगे? क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो बेंजीन। ध्यान रहे, सामान्य नाम में नेम सेम होगा, लेकिन 1 और 3 को दिखाने के लिए जब 1 और 3 पे कोई भी हैलोजन समूह जुड़ा होता है या कोई भी समूह जुड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटा। तो इसमें कहेंगे मेटा, सामान्य नाम में होगा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है? और वही अगर फिर से एक बेंजीन बनाते हैं, और बेंजीन में अगर क्या हो? अगर क्लोरीन 1 नंबर पे और 4 नंबर पे जुड़ा, नंबर कर लेते हैं 1, 2, 3 और 4, इधर से भी करेंगे तो 4 ही आएगा, तब इसका नाम होगा 1,4 डाई। 2 है और क्या है जी? क्लोरीन है, डाइक्लोरो बेंजीन होगा। और इसका सामान्य नाम होगा, जब 1 और 4 पे क्लोरीन जुड़ा हो या कोई भी जुड़ा हो तो पैरा होता है, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। फिर से सब कह रहा है कि डाई हैलो एल्केन। डाई मतलब क्या होता है जी? 2, और 2 हैलोजन समूह किससे जुड़े हों? एल्केन से। तो डाई हैलो एल्केन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा भाग में? तो एक को कहते हैं जेम हैलाइड। क्या कहते हैं जी? जेम हैलाइड, या इसका एक दूसरा भी नाम है, जेम को जेमिनिल कहते हैं, जेमिनिल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड होता है, डाइहैलाइड।
ठीक है। दूसरा समूह जो होता है उसको कहते हैं विसिनिल हैलाइड। क्या कहते हैं जी? विसिनिल हैलाइड। आप कहोगे सर इस दोनों को बांटने का तात्पर्य क्या है, इनको क्यों दो अलग अलग भागों में बांटा गया है? तो इसमें कहता है जब हैलोजन समूह एक ही कार्बन से जुड़ा हो, एक ही कार्बन से जुड़ा हो, तब उसको क्या कहते हैं? जेमिनी। जैसे अगर मैं लिखूं CH3 CH2 CH और यहां से क्लोरीन और यहां से क्लोरीन, तो आप इसमें देखिएगा कि इसमें जो क्लोरीन जुड़ा है एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है, अलग अलग से नहीं जुड़ा है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R और यही C से एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ और एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ, वही बात होगी जो मैंने ऊपर लिखा है। अच्छा, विसिनिल में कहता है कि विसिनिल में क्या कहता है? हैलोजन समूह अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ते हैं। जैसे ध्यान देना, जैसे CH2 यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दो और यहाँ पे, देखिए इसमें भी क्लोरीन दो है, देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, लेकिन जुड़ा किससे है जी? इस वाले कार्बन से, एक ही कार्बन से। इसमें भी क्या है? क्लोरीन दो है, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, लेकिन दोनों भी अलग अलग किससे जुड़े हैं? कार्बन से जुड़े हैं। तो फिर से समझिए जेम हैलाइड किसे कहते हैं? तो जब हैलोजन समूह एक ही कार्बन से जुड़े हो तो इसे कहते हैं जेम या जेमिनल डाइहाइलाइड। और जब क्या होता है? हैलोजन समूह अलग अलग कार्बन से जुड़ते हैं तब उसे कहते हैं विसिनल हैलाइड। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक लिख के देख लेते हैं, इसका नामकरण भी देख लेते हैं कि इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो इसका नामकरण करते हैं, सामान्य नाम जो होता है इसका वो क्या होता है? एथिलीडिन। क्या होता है जी? एल्किलिडिन हैलाइड के रूप में होता है। किसके रूप में? एल्किलिडिन हैलाइड इस रूप में होता है। एल्किलिडिन हैलाइड का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी कार्बन परमाणु आएगा उसके पीछे क्या लगेगा? लिडिन लगेगा, और जो भी यहाँ पे हैलोजन समूह लगेगा उसका हैलाइड रूप लिखा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं? प्रोपीन कहते हैं, और प्रोप में लीडिन लगा देंगे तो क्या होगा? प्रोपीलीडिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? प्रोपीलीडिन। और प्रोपीलीडिन हैलाइड कौन सा समूह है? हैलोजन का क्लोरीन है, तो प्रोपीलीडिन क्लोराइड होगा। क्या होगा? प्रोपीलीडिन क्लोराइड होगा। फिर से समझिएगा, जैसे एल्की में लीडिन लगा है, वैसे जितने भी कार्बन होंगे उसके पीछे क्या लगा? लीडिन लगेगा। और हैलाइड की जगह पे जो भी समूह होगा उसका क्लोराइड वाला, यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रूप लगेगा। चलिए इसका हम IUPAC नाम लिख लेते हैं। तो IUPAC नाम जो होगा वो कैसे होगा? तो जब हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, तो एक नंबर पे कितने क्लोरीन है? 2, तो इसका क्या लिखते हैं? 1,1, यानी एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन को क्या कहा जाता है? डाई। और क्लोरीन है तो क्लोरो, डाई क्लोरो। और 1 2 3 को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपेन। वैसे ध्यान देना कि जब हमने क्या किया, इसका नामकरण किया, तो एक नंबर कार्बन पे 2 बार क्लोरीन जुड़ा है, तो इसलिए 1,1, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका हम लोग नामकरण कैसे करते हैं। तो इसका नामकरण जो होता है, सामान्य नाम जो होता है वो किस रूप में होता है? एल्किलीन। सामान्य नाम जो होता है एल्किलीन डाई हैलाइड के रूप में इसका नामकरण करते हैं। तो चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं। यानी जो भी कार्बन होगा उसके पीछे लीन आना चाहिए। तो देख लेते हैं 1 और 2 को क्या करते हैं? एथिलीन। तो क्या लिखेंगे जी? एथेन को एथिलीन कर देंगे, एथिलीन।
लीन। जैसे इसमें लीन आया है, इसमें भी लीन आया है, एथिलीन, और उसके बाद से क्या करेंगे, दो क्लोरीन है तो क्या होगा, डाई और क्लोराइड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से समझते हैं, जैसे एल्केलीन में लीन आया है, वैसे जो भी इस यहाँ पे प्रोपेन, मेथेन, एथेन आएगा उसमें भी लीन आना चाहिए। तो एथ आया तो एथ में हमने लीन जोड़ा, एथिलीन, और उसके बाद से डाई, क्योंकि दो है तो डाई, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, एथिलीन डाई क्लोराइड। चलिए इसका आईयूपीएसी नाम लिख लेते हैं। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम होगा कि एक और दो, एक और दो पे, एक पर भी क्लोरीन जुड़ा है और दो पर भी जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे 1,2, दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और एक दो, दो को हम लोग क्या कहते हैं, एथेन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और इसके बाद से हम तो ओके गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड के नाम संरचना लिख लिया है, और चलिए हम इसका सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आईयूपीएसी नाम लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि जहां से भी हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है, जहां से भी कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, तो हम कार्बन की काउंटिंग उधर से करते हैं। तो यानी कार्बन की काउंटिंग, क्लोरीन इधर इस तरफ से नजदीक पड़ेगा तो इधर से करेंगे। तो ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। यानी हमें पता है कि कार्बन कितने हैं जी, चार। चार को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। लेकिन इसके दो नंबर कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है, तो हम इसका आईयूपीएसी नाम क्या करेंगे, 2 क्लोरो, क्योंकि दो नंबर कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है तो 2 क्लोरो, और चार को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका जब सामान्य नाम करते हैं तो देखिए कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, तो तीसरे नंबर पे जब जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक कहते हैं, सेक ब्यूटिल। हमें पता है इसको किस रूप में लिखते हैं, एल्किल क्लोराइड के रूप में लिखते हैं। तो सेक ब्यूटिल और क्लोरीन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। क्लियर। चलिए यहां पे आ जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जब कार्बन से चारों तरफ क्या हो जी, आर समूह जुड़ा हो, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। क्या कहते हैं जी, नियो कहते हैं। ये चीजें आप याद रखना कि जब चारों तरफ क्या हो, एल्किल समूह जुड़ा हो तो इसको हम लोग नियो कहते हैं। तो जब यहां से चलेंगे तो 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन पड़ रहा है, तो इसको जब 5 कार्बन पड़ रहा है और इस कार्बन से चारों तरफ आर समूह जुड़े हैं तो इसको नियो कहा जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा नियो, और 5 कार्बन तो क्या लिखा जाता है, पेंटिल, नियो पेंटिल। क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, तो क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। ठीक है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कि एक ही कार्बन से चारों तरफ क्या जुड़े हैं, एल्किल समूह जुड़े हैं, तो इसको कहा जाता है नियो। तो 1 2 3 4 तरफ कार्बन जुड़े हैं और एक पीछे वाला 5, तो 5 को पेंटिल कहेंगे, तो नियो पेंटिल, और क्योंकि ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमाइड। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, आईयूपीएसी नाम जोड़ लिख लेते हैं। तो जब हम ब्रोमीन की तरफ से इसका क्या करेंगे, गिनती करेंगे, एक, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन। अगर इधर भी आते हैं तो 1 2 3 होगा, 2 छूट जाएगा। अब अगर इधर भी जाते हैं तो 1 2 3 होगा, ये दोनों छूट जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सीधा करते हैं 1 2 3। तो जब हम इसका नामकरण करेंगे तो 1 नंबर पे क्या है, ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे 1, और हम क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 ब्रोमो। अच्छा, 2 नंबर कार्बन पे इधर भी मेथिल है और इधर भी मेथिल है, तो हम क्या करेंगे 2,2। कैसे लिखते हैं, 2,2, क्योंकि 2 बार जुड़ा है और क्या जुड़ा है, इधर भी मेथिल जुड़ा है, इधर भी, तो क्या लिखेंगे, डाई मेथिल, डाई मेथिल। और सीधी श्रृंखला में कितना है, 1 2 3, तो 3 को क्या लिखते हैं, प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो 2,2 मेथिल प्रोपेन। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से समझते हैं कि जब हम क्या करते हैं, हम जिधर से ब्रोमीन सबसे नजदीक है उधर से काउंट करते हैं, उधर से सबसे लंबी श्रृंखला काउंट करना होता है। तो हमने यहाँ से काउंट किया 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर का। 3 नंबर कार्बन को प्रोपेन हमें पता है, 1 नंबर पे हमें ब्रोमो जुड़ा है तो 1 ब्रोमो कर लिया। 2 नंबर कार्बन पे 2 ब्रांच जुड़ा है मेथिल, तो मेथिल और मेथिल 2 है, तो इसलिए हमें 2,2 डाई मेथिल कर लिया। और पूरी लंबी श्रृंखला प्रोपेन है तो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन हो गया।
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जब क्या होता है कार्बन से तीन तरफ केवल R समूह जुड़े हो, एक दो और तीन तरफ केवल R समूह जुड़े हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। इतनी सी बात याद रखिएगा, ट्रेट, कि कार्बन से जब तीन और क्या हो R समूह जुड़े हैं तो उसको ट्रेट कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, एक दो तीन, इस कार्बन से तीनों तरफ R समूह जुड़े हैं तो इसको लिखा जाएगा ट्रेट। ठीक है, एक दो तीन चार, चार है तो ट्रेट ब्यूटिल, और क्या जुड़ा है? ब्रोमीन, तो ट्रेट ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्लियर है? अच्छा, इसका जब आईयूपीएसी नाम करेंगे तो देखिए अगर हम इधर से काउंट करें तो एक और दो होगा, और लेकिन अगर हम ऐसे काउंट करें एक दो तीन होगा, तो ये वाली श्रृंखला गिनेंगे। तो 2 नंबर पे ब्रोमीन भी जुड़ा है और 2 नंबर पे इधर मेथिल समूह भी जुड़ा है, तो इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मेथिल। फिर से देखिए 2 नंबर कार्बन पे इधर ब्रोमीन जुड़ा है और 2 ही नंबर कार्बन पे इधर मेथिल समूह जुड़ा है, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल और 1 2 3 प्रोपेन। ओके, चलिए अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वाइनेलिक। इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? वाइनेलिक। तो ये हो जाएगा वाइनेलिक वाइनिल क्लोराइड। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, जब एथिल समूह डबल और बॉन्ड से जुड़ा हो, एथीन हो, तो उसे वाइनिल कहते हैं, और एक क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड। चलिए इसका आईयूपीएसी नाम लिख देते हैं, तो हम इधर से करेंगे तो एक और दो, क्या होगा? एक और दो, तो हम इसका नाम क्या करेंगे जी? 1 क्लोरो मेथिन, क्या लिखेगा? 1 क्लोरो एथिन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो हो जाएगा, और एक और दो मिलके दो कार्बन को हम लोग एथिल कहते हैं, एथिन कहते हैं, और डबल बॉन्ड जुड़ता है तो इन जुड़ता है, तो एथिन, 2 क्लोरो एथिन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं, आपको एक और चीज याद रखनी होगी, मैं मिटा देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा, कि जब क्या हो बेंजीन से, ध्यान से सुनिएगा, जब बेंजीन से CH3 जुड़ता है, एक मेथिल समूह जुड़ता है, तो इसका नाम होता है टालुइन। ये याद रखिएगा, इसका नाम होता है टालुइन। जब बेंजीन से CH3 समूह जुड़ा हो तो टालुइन होता है। तो चलिए सबसे पहले तो इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। तो पता है हमें क्रियात्मक समूह से काउंट करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। एक और दो पे, एक पे क्लोरीन जुड़ा है, दो पे मेथिल जुड़ा है। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, सामान्य नाम लिखते हैं। तो हमें अभी कहा कि टालुइन होगा, तो इसको लिखेंगे टालुइन क्लोराइड, इसको लिखेंगे टालुइन क्लोराइड। ओके, और हमें पता है कि एक और दो नंबर पे जुड़ता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थो कहते हैं। आपको पता है ना, ऑर्थो मेटा और पैरा पढ़ाया हूं। चलिए जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो एक पे क्लोरीन जुड़ा है और दो पे मेथिल जुड़ा है, सो 1 क्लोरो 2 मेथिल, और उस पूरी श्रृंखला क्या बोलते हैं, पूरी संरचना को बेंजीन। देखिए एक पे क्लोरीन, दो पे मेथिल, और इसको हम कहते हैं बेंजीन, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन हो गया। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि अभी हमने जो पढ़ा था जेमिलिन डाइहैलाइड और विसिनिल डाइहैलाइड, तो इसी एक ही कार्बन से दोनों क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका सामान्य नाम क्या होता है जी? इसका सामान्य नाम होता है एल्किलिडिन हैलाइड। तो यहाँ पे दो है तो क्या होगा, एल्किलिडिन से एथिलीडिन हो जाएगा, एथिलीडिन। क्लोराइड है तो एथिलीन क्लोराइड हो जाएगा। जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो यहां से काउंट करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर पे क्लोरीन 2 बार जुड़ा है, तो यह इसको लिखेंगे 1,1, और क्लोरीन 2 बार है तो क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो, और कार्बन कितना है? 1 2, तो 2 को हम लोग क्या लिखते हैं? एथेन। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इसमें से CH
Cl3, इसको हम लोग कहते हैं, सामान्य नाम होता है क्लोरोफॉर्म। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और जब इसको लिखेंगे तो एक ही कार्बन से कितने क्लोरीन जुड़े, 3, तो 3 को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई। सो क्या होगा, ट्राइक्लोरोमेथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया CCl4 को हम बोलते हैं टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं जी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एक कार्बन है और 4 क्लोराइड है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम होगा, क्या नाम होगा जी, टेट्राक्लोरोमेथेन। 4 है तो टेट्राक्लोरोमेथेन। 4 को टेट्रा कहते हैं, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो, और एक कार्बन है तो मेथेन। इस तरह से ये आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, हमने देख लिया, कुछ यौगिक के नाम भी देख लिए कि सामान्य नाम क्या होते हैं, कुछ के आईयूपीएसी नाम देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग में कि C और X यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो आबंध होता है वो किस तरह से होता है। तो चलिए बढ़ते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के आबंध की प्रकृति देखते हैं किस तरह से होता है। हमें देखना है कि जो कार्बन होता है और जो हाइड्रोजन होता है उनके बीच की जो ये आबंध होती है ये किस तरह की होती है। हमें पता है कि कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देता है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देता है। दोनों ने जब एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, शेयरिंग किया है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर दोनों का अधिकार कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन जो होता है विद्युत ऋणात्मक ज्यादा होता है, विद्युत ऋणात्मक का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षण करने की शक्ति होती है। किसके मुकाबले, कार्बन के मुकाबले शक्ति किसकी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है बीच में ना होके थोड़े से क्या हो जाते हैं, एक्स की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे बीच में होना चाहिए, लेकिन कहां पे चले गए, एक्स के ज्यादा नजदीक को चले जाते हैं। इस वजह से एक्स के ऊपर आंशिक रूप से थोड़ा सा माइनस आ जाता है और कार्बन के ऊपर थोड़ा सा प्लस आ जाता है। तो ये थोड़ी सी हम कह देंगे एक तरफ हो जाता है। ये जो आप इलेक्ट्रॉन होते हैं थोड़ा सा हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। तो इस तरह की प्रकृति को हम कहते हैं ध्रुवित। इस तरह के आबंध को कहते हैं ध्रुवित आबंध। कैसे कहते हैं जी, ध्रुवित आबंध। यानी जो आबंध बनता है, जो इलेक्ट्रॉन है एक तरफा हो गए, एक तरफ ज्यादा चले गए हैं। यहाँ पे देख रहे हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक है। फिर अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कि जो बंध की लंबाई होती है, मान लीजिए एक समूह है तो एक समूह में क्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, आयोडीन भी होता है। जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है, छोटा परमाणु होता है। जो क्लोरीन होता है इससे बड़ा परमाणु होता है, जो ब्रोमीन होता है उससे भी बड़ा होता है, और जो आयोडीन होता है उससे भी बड़ा। तो जैसे ही फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ते जाते हैं। फिर से समझिए, जैसे ही फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। तो अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बंध की क्या होगी, लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बंध की लंबाई बढ़ रही है। मान लिया कि ये एक कार्बन परमाणु है, ये एक छोटा सा क्या है जी, कार्बन परमाणु है, और फ्लोरीन क्योंकि सबसे छोटा है तो अगर इससे ये फ्लोरीन क्या कर रहा है, बंध बना रहा है, तो इसके नाभिक से इसके नाभिक की जो बीच की दूरी होती है इतनी होगी, और ये लंबाई कितने के बराबर होती है, 139 पिकोमीटर के बराबर होती है। ओके, अभी इसी कार्बन से जब क्या होगा, क्लोरीन, जो फ्लोरीन से बड़ा अणु होता है वो जुड़ेगा, इसी से क्या होगा, क्लोरीन जुड़ेगा, तब आप देखिए इसके बीच की लंबाई और इसके बीच की लंबाई कितनी होगी, इसकी अपेक्षा बढ़ गई, यानी इसके बंध की लंबाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ये हो जाती है 178 पिकोमीटर। सेम वैसे ही इसी कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन तो वही रहने वाला है,
कार्बन के साथ जब ब्रोमीन जुड़ता है तो ब्रोमीन जो होता है क्लोरीन से भी क्या होता है जी, बड़ा होता है। तो इसके और इसके नाभिक के बीच की दूरी क्या होती है, इससे इसकी अपेक्षा भी ज्यादा हो जाती है, यानी इस ये परमाणु भी बड़ा होता है, तो इसकी जो बंध की लंबाई होती है 193 पिकोमीटर हो जाती है। और सबसे लास्ट में अगर आयोडीन के देखे तो आयोडीन परमाणु में सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। तो वो जब भी आएगा तो उसके और इसके बीच की जब दूरी हम देखेंगे तो वो पहले की अपेक्षा क्या हो गया होगा, बहुत बड़ा आगे हो गया होगा। तो इसके बीच की जो लंबाई होती है वो 212 पिकोमीटर होती है। तो हाँ, इससे बात ये निकल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ये फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये आयोडीन हो, तो जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, परमाणु का आकार भी बढ़ते जाता है। पहले छोटा सा गेंदा, बड़ा सा गेंदा, उसके बाद उससे बड़ा गेंदा, उसके बाद से फुटबॉल हो गया, तो आकार तो बढ़ेगा ही। तो इस तरह से इसके बंध की लंबाई भी, इनके बीच में आबंध की लंबाई भी होती है, वो क्या करती है, बढ़ते जाती है। देखिए यहाँ पे इतना छोटा था, यहाँ पे इतना बड़ा हुआ, यहाँ पे इतना बड़ा हुआ, यहाँ पे इतना बड़ा। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है वैसे वैसे बंध की लंबाई भी बढ़ती जाती है। मैंने लंबाई यहाँ पे लिख दिया है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बनाने की विधि, बनाने की विधि। सो हेलो एल्केन बनाने की विधि में कहा जाता है कि सबसे उत्तम तरीके से एल्कोहल से ही बनाया जाता है, एल्कोहल से ही प्राप्त किया जाता है। तो पहला होगा एल्कोहल से। इसमें आप मान जाइए कि एल्कोहल से सबसे उत्तम तरीके से हेलो एल्केन प्राप्त किया जाता है। हेलो एल्केन बनता है, ठीक है। हमने देखा कि एल्कोहल से सबसे उत्तम तरीके से हेलो एल्केन बनता है। चलिए देख लेते हैं। तो हेलो एल्केन, एल्कोहल का क्या होता है जी, आर एल्किल समूह, और उससे OH जुड़ता है तो OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी समूह या एल्कोहल समूह। ये हो गया हमारा एल्कोहल। और एल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं, जब HCl से अभिक्रिया कराते हैं, किससे जी, HCl से अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड, सो ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिएगा ये जो क्लोरीन है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, HCl में से ये जो क्लोरीन है ये किसके साथ जुड़ जाता है, R के साथ। तो R के साथ Cl जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, RCl, यानी हमारे क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। और यहां से जो H बनेगा इस OH के जुड़े होते हैं, H मिलके H2 हो गया, तो क्या बन जाएगा, H2 और O, यानी जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखिए कितने आराम से, जब एल्कोहल को हमने HCl के साथ अभिक्रिया कराया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्लोरीन परमाणु R के साथ जुड़ गया तो RCl हो गया, यानी हमारा हेलो एल्केन हो गया। और H जो हो गया OH के साथ जुड़ गया और H2O का निर्माण कर दिया, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं। दूसरी अभिक्रिया में कह रहा है कि जब एल्कोहल यानी ROH को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। ओके, वेरी गुड। हम इसको क्या करते हैं, सोडियम ब्रोमाइड के साथ NaBr के साथ, और किसके साथ, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हो जाएगा जी, जो R होगा इसमें ब्रोमीन से जुड़ जाएगा, तो RBr हो गया, ये हमारा एल्केन हाइलाइट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां पे जो होता है NaHSO4, ठीक है, NaHSO4 बन जाता है, क्या बना लेता है, NaHSO4, और यहां से एक OH और यहां से एक H, ध्यान से दीजिए, OH और यहां से एक H निकल के सबसे पहले क्या बनाते हैं, RBr, और यहाँ पे Na और यहाँ का एक H बनेगा, यहाँ पे एक Na और यहाँ से एक H, तो क्या बनेगा, NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट बनाएगा, और OH के साथ एक H मिल जाएगा तो क्या बना जाएगा, H2O बनेगा। फिर से ध्यान से समझिएगा कैसे हुआ, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। सबसे पहले यहां से क्या निकला जी, सबसे पहले यहां से ये ब्रोमीन निकला, और ब्रोमीन निकला तो R के साथ मिला तो RBr बना दिया, ये हमारा हेलो एल्केन, ठीक है। यहाँ पे OH बचा है
ठीक है, और यहाँ पे H2 है, H2 में से एक H यहाँ पे आएगा तो H2O बना देगा, तो H2O बन गया। यहाँ पे एक H बना है और यहाँ पे Na बना है, तो NaHSO4 यानी सोडियम बाइसल्फेट बन गया। वेरी क्लियर। आगे चलते हैं। आगे तीसरा अभिक्रिया कहता है कि 3ROH यानी एल्कोहल समूह का 3 मोल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग PX3 यानी फास्फोरस X3 के साथ हम लोग क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो बनता क्या है, यहां से देखिए 3R है और 3X है, तो क्या बन जाएगा 3RX बन जाएगा, यानी हैलोजन समूह बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे P है, यहाँ पे O3 है और H भी 3 है, O3 आगे है तो 3 से गुणा होगा, 3 O है और 3 H3 है, तो ये क्या होगा H3PO3 बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। इस तरह से ये अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, आप ऊपर वाले लाइन को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया होगा, कैसे होगा, ROH को, ROH चौथी अभिक्रिया है, ROH को PCl5 फास्फोरस क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो यहां से एक क्लोरीन निकल के R जुड़ता है, तो क्या बनेगा R, हमारा क्या बनेगा हाइलो एल्केन बन गया। और क्या बना, P बचा है और Cl3 बचा है, तो P क्या हो जाएगा POCl3, क्या बन जाएगा POCl3। यहाँ पे Cl एक यूज होगा, यहाँ पे 3 हो गया, अभी भी एक बचा है तो HCl आगे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभिक्रिया नंबर 4। पांचवा देख लेते हैं। ROH को जब हम किसकी उपस्थिति में दे, ROH को जब हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में यूवी किरण या फिर ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, RX मिल जाता है। ठीक है, किसके साथ, लाल फास्फोरस को हम किसके साथ Cl2 के साथ कराते हैं, किसके साथ, Cl2 के साथ या Br2 के साथ कराते हैं, तब हमें क्या मिल जाता है, RX मिल जाता है। वेरी क्लियर। एक और अभिक्रिया देख लेते हैं, मैं ये मिटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, छठवां अभिक्रिया है ROH यानी एल्कोहल। ROH मतलब एल्कोहल को जब हम लोग क्या करते हैं, SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यहां से Cl हो जाता है, R क्या हो जाता है, RCl बन जाता है। आगे यहाँ पे SO और यहाँ से O निकल के क्या बना लेता है, SO2 बना लेता है, H बन गया, यहाँ पे Cl बच गया, तो HCl बन जाता है। ये तरह 6 अभिक्रिया आपने देख लिया और 6 अभिक्रिया देख लिया। अब इसमें आप लोग लिख लीजिए एक नोट कि जो प्राथमिक एल्कोहल होता है, प्राथमिक एल्कोहल तथा द्वितीयक एल्कोहल को HCl के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराना पड़ता है। अभी हमने पहला अभिक्रिया लिखा था, वहां पे देखना आपने, जिंक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करना पड़ता है, वो भी किसके, HCl के साथ अभिक्रिया कराना पड़ता है, लेकिन इसमें उत्प्रेरक की जरूरत होती है, किसकी, जिंक क्लोराइड। लेकिन जो तृतीयक एल्कोहल होता है, तृतीयक एल्कोहल को बस HCl के साथ क्या हो, तो क्या करना था, HCl के साथ कमरे के ताप पे अगर लेके ऐसे हिला दिया जाता है तो इसकी अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, लेकिन कमरे के ताप पर यानी सामान्य ताप पर। तो सिंपल सी बात समझिए कि प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल को HCl के साथ अभिक्रिया कराने के लिए उत्प्रेरक जिंक क्लोराइड की जरूरत होती है, जबकि तृतीयक एल्कोहल को HCl के साथ ताप क्या होता है, सामान्य ताप यानी कमरे के ताप पे ऐसे हिला देने से ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया एल्कोहल से क्या बनाने की विधि, हमने हैलो एल्केन बनाने की विधि
देख लिया है। अब कह रहा है कि क्या इसी विधि से, जिस विधि से हमने इतने सारे हेलो एल्केन बनाए हैं, इसी विधि से हेलो एरिन बनाया जा सकता है? तो चलिए जान लेते हैं। इससे होता है फिनोल, आपको पता है क्या होता है, जब बेंजीन के साथ OH समूह जोड़ जाता है तो इसको कहते हैं फिनोल। इसको क्या कहते हैं जी? फिनोल। फिनोल में जो बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्या होता है? आंशिक द्विबंध होता है, आंशिक डबल बॉन्ड होता है। और ये आंशिक डबल बॉन्ड जो होता है वो बड़ा होता है, यानी ज्यादा मजबूत होता है। किससे जी? सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए यह टूटता नहीं है। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो हमने इसमें देखा, सारे सिंगल बॉन्ड टूट जा रहे थे अल्कोहल में। फिनॉल में आंशिक डबल बॉन्ड होता है जो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है। इस वजह से इससे फिनॉल से हम लोग क्या करते हैं? हेलोएरिन नहीं बनाते। चलिए, तो अल्कोहल से हमने देख लिया। अब देखते हैं कि क्या हम हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं। सो हाइड्रोकार्बन से समझ लेते हैं। कार्बन से, हाइड्रोकार्बन से का मतलब होता है कि एल्केनो से मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा। सो एल्केनो के मुक्त मूलक, मुक्त मूलक का मतलब फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा। हैलोजन का मतलब होता है या तो क्लोरेनन या ब्रोमिनन, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुक्त मूलक क्या होता है। तो जब कार्बन से तीन तरफ तो हाइड्रोजन तो जुड़े तो होते हैं, लेकिन कार्बन पे क्या होता है? प्लस आवेश होता है, तब इसे हम लोग कहते हैं मुक्त मूलक, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। कैसे समझिए? कार्बन से तीनों तरफ हाइड्रोजन तो जुड़े हुए हैं, लेकिन कार्बन पे क्या होता है? प्लस आवेश होता है, यानी कार्बोधनायन बनाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मुक्त मूलक। सो हम क्या कहते हैं, जब इसमें हम इस मुक्त मूलक पे हम क्लोरीनिन करते हैं या ब्रोमिनिन करते हैं, यानी क्लोरीन या ब्रोमीन जब रखते हैं, तो उस वजह से क्या होता है? उस वजह से जो यौगिक बनता है उसको तो वो क्या बनता है? हेलो एल्केन बनता है। लेकिन ऐसे में हेलो एल्केन बनता है तो वो दो तरह के बनते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे ही हम कराते हैं तो ये देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें या तो क्लोरीनन कराया जाता है या तो ब्रोमीनन कराया। तो चलिए हम क्लोरीन कराते हैं Cl2 को यूवी रेज पर, यूवी रेज की उपस्थिति में या फिर किस पे? ताप पर। जब हम क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, तो दो तरह के हमें क्या मिलते हैं? दो तरह के यौगिक मिलते हैं। तो देख लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 और Cl मिलता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा जो यौगिक मिलता है मैं नीचे लिख देता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3 Cl और CH3। देखिएगा, हम कह रहे हैं कि जब हम इससे अभिक्रिया कर रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3 से हम क्या करा रहे हैं? अभिक्रिया करा रहे हैं। किसका? Cl2 यानी क्लोरीनन करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? ताप पर। तब क्या हो रहा है? तब क्या हो रहा है कि दो प्रकार के यौगिक मिल रहे हैं, दो प्रकार के यौगिक मिल रहे हैं, जिसका रासायनिक सूत्र तो समान है लेकिन संरचना क्या है जी? अलग अलग है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब रासायनिक सूत्र समान हो, जब रासायनिक सूत्र समान हो तथा संरचना अलग हो, संरचना अलग हो या भिन्न हो, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? समावयवी, समावयवी यौगिक कहते हैं। फिर से समझिए कि जिसमें रासायनिक सूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग हो, उसे क्या कहते हैं? समावयवी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र समान है कि नहीं। देखिए क्लोरीन कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ C4। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 2 7 2 9, तो हाइड्रोजन 9, C4H9 और Cl। इसमें भी वही है, इसमें भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 का 4 कार्बन है। हाइड्रोजन 3 2 5 6 और 3 9 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन। तो इन दोनों में देखिए क्या होता है? इन दोनों में भी कार्बन, ये इसका रासायनिक सूत्र तो समान है लेकिन संरचना में देखिए एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन सेकेंड नंबर हाइड्रोजन पे लगा है।
सो कह रहा है कि जब एल्केनो के मुक्त मूलक को हैलोजनन कराया जाता है यानी क्लोरीनन कराया है तो एक ही प्रोडक्ट से हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं जो क्या होते हैं, जो एक दूसरे के समावयवी होते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब दिक्कत ये होती है कि हमें इसमें हैलो एल्केन तो मिल गए, लेकिन इन दोनों को अलग करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अलग क्यों किया जाता है कि इन दोनों में से किसी एक की लब्धि क्या होती है, कम होती है, तो उसी के बेसिस पे हम इसको क्या कर लेते हैं, अलग कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि एल्कोहल से जो होता है हैलो एल्केन बनाना आसान होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन से हैलो एल्केन के दो समवयवी बनते हैं जिनको आपस में अलग करना क्या होता है, मुश्किल होता है, जिसमें से एक की लब्धि कम होगी, जिसके आधार पे हमें उसको क्या करेंगे, हम उसको अलग कर पाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट है एल्कीन से HI के संयोजन द्वारा, मतलब जब HI जोड़ा जाता है तो चलिए ये हमारा कार्बन हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे चलिए हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ पर भी हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, संतृप्त हो गया। जब हम इसमें क्या करते हैं, जब हम इसको HI का संयोजन कराते हैं तो जब हमें यौगिक होता है, देखिए एक हाइड्रोजन जो विस्थापित होकर आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है और आयोडीन जो होता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है। तो देखिए CH, एक यहाँ पे H जुड़ गया, एक यहाँ पे, दो पहले से था, एक नीचे यहाँ पे नया वाला जुड़ गया और इसके बीच में हो गया सिंगल बॉन्ड, और जो दूसरा वाला है यहाँ पे देखिए H और नीचे आयोडीन जुड़ गया। सो एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ गया, एक आयोडीन इस कार्बन से जुड़ गया, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, हैलो एल्केन मिल जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर तो हो गए, लेकिन जब हम प्रोपीन से अभिक्रिया कराते हैं तब हमें फिर से क्या मिलते हैं, दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समावयवी होते हैं। तो चलिए प्रोपीन वाला देख लेते हैं। प्रोपीन से जब हम लोग क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। सो आप इसको लिख लीजिएगा, एक बार फिर से समझा देता हूँ कि एल्कीन से यानी डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन कहते हैं। एल्कीन समूह में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और कार्बन अपनी कक्षा पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड बनाए। जैसे ही हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसकी क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, एक हाइड्रोजन आके इस वाले कार्बन से जुड़ जाता है, तब कि आयोडीन दूसरे वाले कार्बन से जुड़ जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है CH3। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन हो गए, 3, तो CH3, और यहाँ पे CH2 और I भी इसी से जुड़ जाता है, इस वजह से इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाता है हैलो एल्केन। अब कहता है कि अब कह रहा है कि जैसे ही हम प्रोपीन से क्या करते हैं, प्रोपीन से हाइड्रोजन आयोडाइड को जोड़ते हैं, किससे जी, प्रोपीन से। प्रोपीन से जब HI को हम जोड़ते हैं तो 2 प्रोडक्ट मिलता है जो एक दूसरे के समावयवी होते हैं, जिसमें से एक थोड़ा सा मिलता है और एक मुख्य होता है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है प्रोपीन का क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो गया, प्रोपीन हो गया। इसको जब हम HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, क्या क्या मिलता है, CH3 CH2, ठीक है, CH2 और I, ठीक है। पहले तो अभिक्रिया ये, पहले तो प्रोडक्ट ये मिल गया और दूसरा प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है, CH3 CH2, 1 2 3, हाँ ठीक, CH2 CH3 CHI और CH3। सो 2 प्रोडक्ट मिल गया। देखिए दोनों के भी रासायनिक सूत्र समान होंगे, आप काउंट कर लीजिएगा, लेकिन दोनों की संरचना अलग अलग होगी। तो इसमें जो मिलता है ये होता है अल्प, यानी थोड़ा सा मिलता है, और ये वाली जो होती है वो मुख्य होता है, यानी ज्यादा मिलते हैं। आगे हम बता देंगे कि कैसे पहचानिएगा कि कौन अल्प है और कौन वाला मुख्य है, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्लियर करा दूंगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं हैलोजन के संयोजन द्वारा। क्या आपको ये समझ में, फिर से एक बार समझा देता हूँ। CH3 CH और डबल बॉन्ड है CH2, इसको कहते हैं प्रोपीन। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं HI के साथ तो 2 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, एक होता है CH3 CH2 और आयोडीन जुड़ा होता है लास्ट में, एक होता है CH3 CH और यहाँ पे आयोडीन 2 नंबर कार्बन होता है और CH3,
ये वाला जो होता है वो कम मात्रा में मिलता है और ये वाला जो मिलता है ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो जो ज्यादा मात्रा में मिलता है उसको कहते हैं मुख्य, और जो कम वाला मिलता है उसको कहते हैं अल। आगे मैं समझा दूंगा कि कैसे पहचानेंगे कि कौन ज्यादा बनेगा और कौन कम मिलेगा, वो मैं आगे आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अब लिखते हैं हैलोजन के संयोजन द्वारा, हैलोजन के संयोजन यानी जब क्या होगा, हैलोजन परमाणु जुड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि जब क्या होता है CCl4, अभी आपने इसका नाम देखा CCl4 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमेथेन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्रोमीन घुला होता है। ब्रोमीन क्या होता है जी, घुला होता है। तो जब CCl4 में ब्रोमीन घुला होता है और उसको हम लोग किस में मिलाते हैं, एल्किन समूह में मिलाते हैं। किस में मिलाते हैं जी, एल्किन समूह में, एल्किन समूह में मिलाते हैं। तो जब एल्किन समूह में मिलाते हैं तो जब CCl4 ब्रोमीन में घुला होता है तो इसका कलर होता है लाल, और जैसे ही ये क्या होता है एल्किन समूह में जाता है तो इसका कलर धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो जब CCl4 में ब्रोमीन घुला होता है इसका कलर लाल होता है, और जैसे ही इसको एल्किन समूह में मिलाया जाता है इसका लाल कलर धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यह जो समाप्त होने की क्रिया है ये डबल बॉन्ड की पहचान कराता है। अणु में डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड है कि नहीं इसकी पहचान करा देता है। और ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रयोगशाला में इसको पहचानने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में ब्रोमीन जब घुला होता है उसका रंग लाल होता है, और इस पूरे को जब किसमें मिलाते हैं, एल्किल समूह में मिलाते हैं तो इसका लाल रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था। और इसको प्रयोग हम लोग प्रयोगशाला में पहचानने के लिए, डबल बॉन्ड को पहचानने के लिए करते हैं। अब चलिए अभिक्रिया देख लेते हैं। तो ये देखिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे H, यहाँ पे यानी CH2 डबल बॉन्ड हो गया। जब इससे हम Br2 मिलाते हैं, ब्रोमीन मिलाते हैं, किसकी उपस्थिति में जी, अभी हमने देखा CCl4 की उपस्थिति में क्या बनता है, बनता है ब्रोमीन CH2 और CH2Br, यानी यहाँ पे ब्रोमीन के दो अणु है, एक इस कार्बन से जुड़ता है एक इस कार्बन से जुड़ता है, तो BrCH2 और BrCH2 बन जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये वाली अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रयोगशाला में इसको डबल बॉन्ड के पहचानने के रूप में होता है। तो आई होप इसको ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए एक लास्ट वाला मैं बस बता देता हूँ, एक लास्ट अभिक्रिया बता देता हूँ, फिर से हम आगे का क्लास अगले वीडियो में देखेंगे। सो एक लास्ट, हैलोजन विनिमय द्वारा, विनिमय द्वारा होता है, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, लेना और देना। सो कह रहे हैं कि जब क्या हो RX, X का मतलब यहाँ पे केवल क्लोरीन और ब्रोमीन से है, यहाँ पर X का मतलब केवल क्लोरीन और ब्रोमीन से है, ठीक है। को हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। तो क्या होता है, ये IR इसको प्रतिस्थापित करके जुड़ जाता है और ये X इसकी जगह पे चला जाता है, तो क्या बना देता है, RI बना देता है, और आगे जो निकलता है वो क्या बनता है, वो NaX। तो NaX की जगह पे क्या होगा, या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है ना, इस अभिक्रिया को फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझिएगा, हैलोजन विनिमय यानी खुद ही हैलोजन परमाणु का लेन देन होता है। इसमें भी हैलोजन परमाणु है और I भी हैलोजन परमाणु, लेकिन यहाँ पे हैलोजन परमाणु कौन कौन सा रहेगा, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो जब RX को मतलब हैलोजन एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आयोडीन परमाणु आके इसकी जगह पे जुड़ जाता है, जबकि ये X समूह जाके सोडियम से जुड़ जाते हैं, यानी लेन देन हो जाती है। तो बनता क्या है, हैलोजन आयोडाइड, ठीक है, और सॉरी हैलोजन एल्किल हेलो एल्केन, और यहाँ पे NaX, X की जगह पे यहाँ पे क्लोरीन हो गया तो ब्रोमीन होगा। और ये जो अभिक्रिया हो रही है इस अभिक्रिया को फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया को फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी क्लियर। अच्छा,
अब क्या क्या रहता है कि यहाँ पे जो NaX, या तो यहाँ पे NaCl बनेगा, X के ऊपर Cl आएगा, या तो NaBr होगा। वो शुष्क और एसीटोन में, शुष्क एसीटोन में अवक्षेप बना लेता है। क्या बना लेता है जी? अवक्षेप बना लेता है। ठीक है। और सबसे लास्ट में आज के लिए बस यही पढ़ा के मैं खत्म करूंगा। हमने देखिए, हमने ब्रोमीन देख लिया, हमने क्लोरीन देख लिया, हमने आयोडीन देख लिया, लेकिन अभी तक हमने कोई भी फ्लोरीन का प्रोडक्ट नहीं बनाया। तो हम कह रहे हैं कि AgF, AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड, हम कह रहे हैं Hg2F2, हम कह रहे हैं कि COF2, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं SbF2। ये सब क्या है? फ्लोरीन के धात्विक फ्लोराइड है। क्या है जी? धात्विक फ्लोराइड है। क्या है? धात्विक फ्लोराइड है। क्या है? धात्विक फ्लोराइड है। माफ कीजिएगा, दिख नहीं रहा है, धात्विक फ्लोराइड है। इन धात्विक फ्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं? इन धात्विक फ्लोराइड को जब हम ब्रोमीन या क्लोरीन वाले किसी भी एल्किल समूह से क्या कराते हैं? साथ रख के गर्म कराते हैं, तो हमको एल्किल फ्लोराइड मिलता है। तो देख लेते हैं, CH3Br के साथ हम लोग क्या करेंगे? AgF को गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और जब गर्म करते हैं तो ये विस्थापित हो जाता है। क्या मिलता है हमको? CH3F मिलता है, और दूसरी तरफ क्या मिलता है? Ag यानी सिल्वर ब्रोमाइड मिल जाता है। यह सबसे उत्तम विधि है, यह सबसे उत्तम विधि है किसके लिए? एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए। एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि है। फिर से ध्यान दीजिए, बस मैं लास्ट बार समझा देता हूं कि जितने भी धातु के साथ फ्लोरीन जुड़ा होता है, ये Ag क्या है? सिल्वर धातु है, मरकरी धातु है, कोबाल्ट धातु है, एंटीमनी धातु है, इससे फ्लोरीन जुड़ता है, इसको धात्विक फ्लोराइड कहते हैं। धात्विक फ्लोराइड कहते हैं। अब कह रहा है कि कोई भी एल्किल ब्रोमाइड, क्या कहते हैं? एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड हो, उसके साथ हम लोग धात्विक फ्लोराइड को रख के अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है? फ्लोरीन इस एल्किल समूह से जुड़ जाता है और ब्रोमीन उस धातु से जुड़ जाता है, और यह सबसे उत्तम तरीका है एल्किल फ्लोराइड बनाने की, सबसे अच्छी विधि है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। और वीडियो काफी बड़ा हो गया, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।